परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, हेडिंग लगा दीजिएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही लगाइएगा। हाँ, ये पहले टॉपिक को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद में अब देखो जितना भी सिलेबस मैंने लिखा के दिया आपको कि सर इतना पार्ट है, कितना टाइम लगेगा, मैं आपको क्लियर सच में बताना चाहता हूँ। आप इस टॉपिक को अटेंड कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर पूरा का पूरा मार्क्स मिलना चाहिए, 2 मंथ मान के चलो, 2 मंथ के पहले खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गारंटी क्या है, पूरा सट्टे में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मेरे से बनेगा। 1.5 and 2 मंथ तो लगेगा ही लगेगा इसको, ये गारंटी है, क्योंकि डिटेल उतना जाना है। अगर आपको सर जल्दी जल्दी निपटा के खत्म करो तो फिर तो जल्दी भी बना सकता है, बट मेरा कहना है ऐसे पढ़ लो कि इसके बाद में जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। इस प्रकार से जाना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये वाले वर्ड कभी भी हमें पता ही नहीं थे। इसका रीजन था जिनका 11-12 में मैथ्स होगा, 11-12 कह रहा हूँ, उन्होंने कभी ना कभी सुना होगा, बाकी लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी हम सभी ने सुना है कि नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 10th स्टैंडर्ड में था। वो डाइस वाला कुछ तो होता था, एक डाइस को थ्रो किया, वो कॉइन भी टॉस करते थे कि नहीं, और कॉइन को टॉस करने के बाद में क्या आता था, हेड एंड टेल वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते थे कि नहीं। तो ये डिटेल में कैसे जाए, इसको इसमें क्या लगना है, तो इसमें एक चीज लगती है, ये टॉपिक पढ़ते समय हमें यहां पर एक वर्ड आता है जिसको कहा जाता है फैक्टोरियल। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या है इसमें। फैक्टोरियल करके कंसेप्ट है, और फैक्टोरियल एक सिंबल होता है जिसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। ये वाला साइन कहीं पर भी दिखा, इसको रीड करते फैक्टोरियल, ऐसे दिखा कि फैक्टोरियल। तो मैंने कहा यार चलो ये फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो यार 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 into 2 into 1, ऐसे लास्ट तक चले जाओ, ठीक है। तो बताओ 3 into 2 कितना, 6, तो इसकी वैल्यू सीधा 6 आएगी। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे आप, 4 into 3 into 2 into 1, यानी जो भी नंबर है आखिरी तक एंड करना है मल्टीप्लाई करते समय। तो बताओ 4 into 3 कितना, 12 into 2 कितना, 24, यानी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी मेरी 24 फिर, ठीक है। अगर मैंने पूछा बताओ यार 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, 2 into 1, अब 2 into 1 कितना होता है, 2 ही होगा। अगर किसी ने पूछा बताइए यार 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, तो कैसे लिखेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी पूरा डिक्रीज करते आ रहे, लास्ट तक लेके जा रहे मल्टीप्लाई करते हुए। तो बताओ इसका 5 into 4 कितना, 20, 20 into 3 कितना, 60, और 60 into 2 कितना, 120। तो सीधा इसकी वैल्यू तो 120 होगी। यानी समझ में ये आ रहा है कि कोई भी नंबर दे दो और उसका फैक्टोरियल लिखना है, यानी एंड तक चले जाना है, एंड तक चले जाना है कि नहीं। अब थोड़ा लॉजिक देखिए बताना क्या। अगर मैंने यहां पर देखिए, मैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर मैंने आपको 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछा तो आप क्या करोगे, क्या क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा भी तो लिखूंगा कि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 into कितना फैक्टोरियल, क्योंकि 5 तो पूरा ही बनेगा आगे, बना सकते कि नहीं। अब यार 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, कितनी है, 120, तो 6 into 120 कितना, 720, ऐसे भी बना सकते। कुछ बच्चा कहेगा नहीं सर आगे ऐसे भी तो लिख सकते, फिर 6 into 5 into कितना फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो भी तो सेम ही बनेगा। यानी फैक्टोरियल लगाते समय नंबर को जब चाहे वहां पर रुका सकते हैं, क्योंकि आगे तो सेम ही है। अगर मान लो किसी ने 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखने के लिए बताया तो हम लोग क्या करेंगे, 4 into 3 फैक्टोरियल भी 4 फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। एक्चुअली डिक्रीजिंग को आप कहीं पर भी रुका सकते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। आपको जब मन में आए वहां पर आप उसे रुका सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में बेसिकली जब हम लोग कोई भी एग्जाम्पल बनाएंगे, आपसे एक्सपेक्ट क्या है मुझे, आपको एग्जाम में 1 से लेकर 6 फैक्टोरियल तक वैल्यू पता ही होनी चाहिए, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। 1 to 6 ये बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, इसमें से कुछ नंबर मैंने बताए यहाँ पर। तो क्या क्या नंबर अभी बाकी है, तो देखिए यहाँ पर ना हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर होता है यार 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, 0 फैक्टोरियल कभी 0 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितना होती है, 1 ही होती है, सॉरी हाँ ये 1 फैक्टोरियल ना, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 और 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। तो ये दो चीजें याद में रखनी है, ठीक है। तो आप बताओ 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल
720, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 720, तो ये बन गया हमारे नंबर। यानी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कहीं ना कहीं वही नंबर आते रहेंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी अटेंड किया तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से ही बनाने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारे पास परमुटेशन, ध्यान से समझते हैं। और आपने क्या करना है, अभी जो आपका रेफरेंस पेपर होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, दो पार्ट में। इन दोनों को साथ में रखेंगे, फिर एक ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। इस साइड में मैंने परम्यूटेशन लिखा, इस साइड में मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करने से पहले हमें इसको समझना है, ठीक है, लिखना नहीं है। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ पेपर के ऐसे दो हिस्से बनाएंगे और कंटिन्यू हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, परम्यूटेशन का मतलब क्या है। तो परम्यूटेशन कहता है, इसमें क्या फाइंड करना है, कोई बता सकता है परम्यूटेशन का मीनिंग? अरेंजमेंट इज द राइट आंसर। मतलब आता है फिर तो, अभी अटेंड किया है। परम्यूटेशन का मतलब होगा वेज ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्या निकालना है, वेज ऑफ अरेंजमेंट, कितना हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ये होता है आपका परम्यूटेशन। क्यों, यानी मैंने कितना अरेंज किया, इज अरेंजमेंट। हाँ, तो सर अरेंजमेंट कहां पर लगेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाओगे। मान लो लोगों को शादी में बुलाया, कोई फंक्शन में बुलाया, स्टार्टिंग की जो चेयर होती है वो गेस्ट के लिए होती है, तो वहां पर अरेंजमेंट करना पड़ता है, हम लोग कुर्सी चेयर लगाते हैं। इसमें ये भी देखा होगा मेन गेस्ट को बीच में बैठाते हैं, तो जहां पर भी अरेंजमेंट की बात होगी वहां पर ये कंसेप्ट लग जाएगा, उसको क्या कहेंगे, परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। हाँ, और दूसरा है कॉम्बिनेशन। व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन यार, सिलेक्शन। तो इसमें होता है वेज, कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन, तो ये होता है कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे समझ लो, हम लोग एक कंपनी है, उसमें वैकेंसी आउट हुई है, तो वहां पर हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो कंपनी हमें अरेंज करती है, सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करेंगी कि नहीं, तो कितने प्रकार से सिलेक्ट करेंगे ये यहां पर बताना है। तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों दिखते तो सेम है, बट कैसे प्रैक्टिकली बनाएंगे। टॉपिक की खूबी देखिए, आप टॉपिक कैसे होगा, आपका एग्जामिनर आपको ना परम्यूटेशन वर्ड यूज करेगा, ना कॉम्बिनेशन यूज करेगा। ये आपको बाद में डिसाइड करना है करना क्या है, वो कभी नहीं देगा, वो आपको कंडीशन दे देगा, भाई ये मेरी कंडीशन, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो उस समय आपको लॉजिक लगाना, यार इसका फॉर्मूला लगेगा या लगेगा, क्यों अलग है ये भी आप समझोगे। तो अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यानी आप लोगों को जब बैठा रहे हो, तो आप कभी भी देखना, कभी कभार होता है ना, गांव का कोई अच्छा आदमी है, वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, वो कहेगा मैं तो बहुत काम करूं, बीच में बैठूंगा, अब मैं दूल्हा दुल्हन को देखूंगा नजदीक से, ऐसे बैठाओगे क्या, नहीं आप, अरे उठ यार, मेन गेस्ट आने के बाकी उनको बैठा, तो आप उसमें ऑर्डर देते हो, इंपॉर्टेंट होता है। तो हर बार जहां पर भी अरेंजमेंट होगी वहां पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, आपने जब भी लोगों को बुलाया है, ठीक है, अरेंज करने के लिए, उसमें ऑर्डर बहुत काम की चीज होती है, किसको बुलाया जाए। अगर मान लो कहीं पर भी हम लोग पार्टी भी करते हैं ना, और कोई फंक्शन भी रखते हैं, मेन गेस्ट को पहले बुलाते हैं, उसके सामने पहले चले जाएंगे, अरे गेस्ट आ गए, उसको देख, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होती। यार कैसे एग्जांपल समझेगा, आप जब रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट आते समय ऐसे मान लो आप सभी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, और जॉब के लिए अप्लाई किया, आपका लिस्ट लगने वाला है बाहर, तो वो जो रिजल्ट का लिस्ट लगा, उसमें सिर्फ आप ये चेक करोगे मेरा नाम आ रहा है कि नहीं। आप कभी ऐसे नहीं कहोगे पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, कोई मतलब नहीं है, बस क्या देखोगे, नाम आ गया ना भाई, तो बन गया तेरा काम, ठीक है। तो फिर मेरा नाम पीछे आ जाए, कब आ जाए ये पता नहीं है। लेकिन यही बात आप ऐसे समझ लो, मैंने एक क्लास टेस्ट ली, अभी क्लास में आ गए, और मैंने कहा यार रिजल्ट तो मैं अनाउंस करूंगा, अब मैं क्लास में अगर टेस्ट लूंगा तो उसका रिजल्ट कैसे अनाउंस करूंगा, कैसे भी रैंडमली दे दूंगा या सीक्वेंस से दूंगा, सीक्वेंस से दूंगा, क्योंकि उस समय मुझे टॉपर को ऊपर ही दिखाना है और बाकी वाले नीचे को दिखाना है, यानी पहला टॉपर, दूसरा टॉपर, तीसरा टॉपर, ठीक है, इस प्रकार से दिखाना है। उस समय वो अरेंजमेंट है, ठीक है। उस समय एक छोटा सा किस्सा याद रहा है, शायद आप सभी ने देखा होगा, थ्री इडियट करके मूवी देखी है आपने। थ्री इडियट मूवी में रैंचो, कौन सा होता है, राजू, और एक क्या है, फरार, तीन लोग हैं, तीनों दोस्त बहुत अच्छे हैं, और रिजल्ट का समय आता है, रिजल्ट का समय, वो किस्सा देखना कभी, अगर टाइम मिले मूवी देख लेना। तीनों के तीनों लोग ने क्या भीड़ में इकट्ठा हो रहे, सभी के सभी लोग देख रहे हैं रिजल्ट की तरफ, रैंचो बेचारा चुपचाप घूम रहा है। राजू और फरहान को टेंशन होती है, राजू और फरहान कहते हैं यार चलो देख तो ले नाम है कि नहीं। ये दोनों के दोनों भीड़ में एकदम घुसते हैं, हटा दे सभी को, और जाते समय ऊपर से नहीं देखते किसको, उसको पता है ऑर्डर लगी है,
ठीक है, कहां से देखते हैं, नीचे से देखा, नीचे से देखा, अरे फरहान नाम है तेरा, राजू तेरा नाम है, फिर उसने दोनों का देखा, फिर वहां तक देखा, उसने ऊपर देखा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऊपर कौन आएगा यार, रांचो थोड़ी आएगा, कोई पता ही नहीं था, आधे से देख के लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। अब वो गुस्से में तो है और उनको बुरा भी लग रहा है, उस मूवी में बहुत अच्छी तरह से सेंटिमेंट देखा है, बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, क्योंकि दोस्त फेल हो गया, और बाद में इधर वो जो साइलेंसर का नाम किरदार निभाया उन्होंने, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के एक लड़की को सुना रहा होता है, फिर कहते हैं यार ये क्यों चिल्ला रहा है, तो उसको पता चला रैंचो ने क्या किया, टॉप कर दिया। तो उसमें एक बात भी बताई थी, ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है, सेंटिमेंट, आदमी को बहुत अच्छा बुरा लगता है जब आपका दोस्त फेल हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा लगता है टॉपर कर दे वो, ये रियलिटी है। चलो तो ऑर्डर ये समझना है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलो सर बना लिख लिए, फिर कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करने का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे हम लोग समझते हैं। मान लो 3 लोग हैं, ए नाम का पर्सन है, यहां पर बी नाम का पर्सन है, और यहाँ पर सी नाम का पर्सन है। देखो फॉर्मूला कभी भी पहले नहीं लिखना है, बहुत बार क्या होता है ना, फॉर्मूले के चक्कर में कंसेप्ट भी समझ नहीं आता है, आपको फॉर्मूला नहीं समझना है, आपको दिखना है बना क्यों रहे, रीजन क्या है, ऐसे जाना है। 3 लोग हैं, 3 लोगों को आपने बुलाया, ठीक है, और इनको कहा कि यार मेहमान 3 है, 3 में से 2 लोगों को अरेंज करना है, अरेंज करना यानी बैठाना है। तो आप कैसे बैठाओगे यार, पहली जगह दूसरी जगह, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट, तो आप चेयर पे भी लगा दोगे कि पहली चेयर मेरी कौन सी और दूसरी चेयर कैसे, जैसे मैंने इसको लगा दिया लेबल, ये मेरा है पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो 3 लोग हैं चेयर पे बैठने के लिए आए, तो आपने बुलाया, हम लोग क्या करेंगे, ए बी को बुला दो, ए और बी, यानी क्या हुआ, पहला ए बैठा, दूसरा बी बैठा, फिर बाद में पता चला नहीं यार ए बी है कि नहीं, तो बी इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा वे क्या हो जाएगा, पहला बी बैठे और बाद में क्या बैठे, ए बैठे, ऐसा भी हो जाएगा। फिर आपने देखा नहीं यार और एक तरीका हो सकता है बैठाने का, कौन सा, पहला कौन आ जाए, ए आ जाए, उसके साथ क्या बैठे, सी आ जाए, फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं सी को पहले बैठाना चाहिए था, सी पहले आ जाए और बाद में ए आ जाए, फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं बी और सी की जोड़ी बैठाओ, बी और सी, और कुछ लोग क्या कहेंगे सी और बी। तो मैंने ये कहा कि जब ये 3 लोग थे, 3 में से 2 लोगों को अरेंज करना था, बैठाना था, कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, 6 ही प्रकार से बैठा सकते हैं, इसके ऊपर हो ही नहीं सकता, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, वो आंसर आपका पूरा आ जाएगा इन अ 6 वेज ओनली, हम वहां पर 6 प्रकार से ही बैठा सकते हैं, दूसरा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन यही कंडीशन यहां पर रख दो, तो अब कंडीशन देखो कैसे बनेगी, मान लो कि यही 3 लोग हैं ए बी सी, यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी, ऐसे मान लेते हैं तीनों का नाम, और ये तीनों के तीनों कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कंपनी के इंटरव्यू में गए, और कंपनी कहती है मुझे 2 लोगों की जरूरत है, बाकी 3 नहीं है। तो कंपनी जब अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेगी, कैसे डिस्प्ले करेगी, क्या क्या करेगी, कंपनी कहेगी यार ए बी पर्सन सिलेक्ट हो गए, तो ए बी सिलेक्ट हुआ, इसमें बी को गुस्सा आएगा, क्या बी नाराज होगा, मेरा नाम क्यों नहीं पहले दिया, वो क्या कहेगा, सिलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, नॉट रिक्वायर्ड फर्स्ट नाम आए या लास्ट में आए, ठीक है। तो ए बी सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, यहां पर मैंने क्या, बी ए बी बी सी सिलेक्ट हो सकता है, बी के साथ सी सिलेक्ट हो सकता है, और क्या सिलेक्ट हो सकता है, ए के साथ सी सिलेक्ट हो सकता है, तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं ओनली, इसमें 3 आंसर आता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में हमेशा 6 वेस हो गया, और यहां पर क्या हुआ, 3 वेस हो गया। अब दूसरी चीज, नंबर को अच्छी तरह देखना, दोनों जगह पर सेम ही लिखा था, सिर्फ यहां पर कॉम्बिनेशन लगा, तो सिलेक्शन के समय ऐसा आंसर आ गया, अरेंजमेंट में ऐसा आंसर आता है। कोई बता सकता है बड़ा वैल्यू किसकी होती है, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन ही होता है, ऑलवेज परम्यूटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉम्बिनेशन, ये ध्यान में रखिए। चलो नोट डाउन कीजिएगा, पूरा ऐसे बनाओ। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है इस साइड में एन पी आर, ये वाला परम्यूटेशन को प्रेजेंट करता है, एनपीआर। एनपीआर का मतलब होगा एन यानी कितने लोग थे, आर यानी कितने लोगों को अरेंज करना था, ठीक है। तो इसको एनपीआर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे प्रेजेंट किया जाता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस ये है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट है यार, ये थोड़ा सा देखिए, जो अभी हम लोग बना रहे हैं उसी को ध्यान से देखिए। तो मैंने ये परम्यूटेशन का अभी आपके सामने फॉर्मूला रखा, तो मैंने अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था उसी हिसाब से चल जाते हैं। एग्जांपल यानी कितना था, बताओ, एन की वैल्यू कितनी थी, 3, और कितने लोगों को अरेंज कर रहे थे, 2, और हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पर आंसर क्या आया था आपका, 6 आया था कि नहीं। तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, लिखना मत है, 2 मिनट रुक जाइए। आपने फॉर्मूले में लिखा 3p2, तो 3p2 का मतलब होगा ऊपर कितना आएगा, फिर 3 फैक्टोरियल,
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, 3 में से 2 जाएगा यार, 3 में से 2 जाएगा, बचा कितना 1, तो नीचे आना चाहिए 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे ना। तो आप बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए 6, तो इस वजह से आंसर 6 था। चलो कॉम्बिनेशन में क्या है सर, फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है NCR, C फॉर द कॉम्बिनेशन, P फॉर द परम्यूटेशन, C फॉर द कॉम्बिनेशन। पहले बात ध्यान में रखो, ऐसा मत समझ लो कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, 10th 12th का ही मैथ्स का फॉर्मूला, बट मुझे फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैं आपको कभी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा अगर आप कंसेप्ट को समझ गए। NCR इज द फॉर्मूला। तो बेसिकली इसका क्या आता है, तो इसको ऐसे आता है यार, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे आता है n माइनस आर फैक्टोरियल, और एक कहता है ये r फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला तभी लगेगा आपको कि कभी कभार कोई एग्जाम्पल क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, तो दैट टाइम बस ऑप्शन में ये पता होना चाहिए, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो अब मान लो यहां पर एग्जाम्पल बनाते समय आपने देखा यार n की वैल्यू कितनी थी, यहां पर 3 थी, और कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे, बिकॉज सिलेक्शन वर्ड यूज करेंगे, कितना लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे, 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे, 2 पर्सन आर सिलेक्टेड, तो ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा, n माइनस आर यानी 3 माइनस 2 कितना 1, तो 1 का फैक्टोरियल आएगा, फिर यहां पर इनटू आया r फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी 2 फैक्टोरियल, ये स्टेप समझ में आप सभी को। तो आप बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, और यहां पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 2। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, अब मैं डिवाइड करूं, बताओ 2 1 ये कितना 3 जार, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। तो अभी बस मैंने इतना इंट्रोड्यूस किया कि परम्यूटेशन का मतलब कर दिया, कॉम्बिनेशन पता है, जनरल फॉर्मूला इसका NPR होता है, NPR यानी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला होता है NCR यानी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय इनटू r फैक्टोरियल, इतना जनरल फॉर्मूला समझना है, ठीक, नोट डाउन कीजिएगा। तो ट्रिक्स क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा मैंने परम्यूटेशन में कहा 3 क्या लिखा था 3p2, अब थोड़ा ट्रिक्स से बात कर लेते हैं। 3p2, p का मतलब परम्यूटेशन बन गया, ये तो हम लोग जानते हैं, और इसका मतलब 3 लोगों में से 2 लोगों को अरेंज करना है, p फॉर द परम्यूटेशन। क्या करता है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, 3 नंबर को 2 टाइम डिक्रीज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में, यानी कैसे, तो 3 को 2 टाइम डिक्रीज करना है, यानी क्या लिखेंगे 3 इंटू कितना 2, खत्म काम, आंसर ही आ जाएगा। तो बताओ 3 इंटू 2 कितना 6, तो इसका आंसर 6 है। वन मोर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसे कर दिया 10p3 लिख दिया, 10p3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है 10 लोगों को 10 में से 3 लोगों को अरेंज करना है, कितना अरेंजमेंट होगा, तो 10 को 3 टाइम क्या करना है डिक्रीज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू क्या लिखेंगे 8, यहां तक ही डिक्रीज कर सकते हैं 3 बार, तो 9 इंटू 8 कितना 72, और 72 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 720। तो बस जब भी परम्यूटेशन वाले आ जाए आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेना। वन मोर एग्जांपल, अगर मैंने कहा 20p2 लिख दिया, बताओ इसका आंसर क्या दोगे फिर 20 इंटू कितना 19, तो बताओ आंसर कितना 380। तो जब भी परम्यूटेशन वाले आ जाए तो हम लोग इस प्रकार से अरेंज कर देंगे कि यही आंसर है, इस प्रकार से। चलो यही ट्रिक्स अगर मैं कॉम्बिनेशन में लगाऊं तो कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉम्बिनेशन में देखिए पहला नंबर लिया था 3c2, सी का मतलब कॉम्बिनेशन है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, तो आपने क्या करना है 3 को 2 टाइम तो डिक्रीज करेंगे, एक प्रकार से परम्यूटेशन, तो ऊपर क्या लिखेंगे 3 इंटू कितना 2 डिवाइडेड बाय ये जो 2 है उसका पूरा फैक्टोरियल, 2 का पूरा फैक्टोरियल कितनी होती है 2 ही होता है कि नहीं, तो अगर ये 2 हुआ 2 से 2 क्या होगा कैंसर, देन व्हाट इज द आंसर 3 इज ओनली आंसर। अगर मान लो कि मैंने यहां पर दे दिया आपको नंबर दिया था 10c3, जैसे यहां पर p3 है तो यहां पर क्या दिया मैंने c3, इसका मतलब क्या हुआ 10 को कितनी बार डिक्रीज करना 3 बार डिक्रीज, 10 को 3 बार डिक्रीज कैसे करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे जो आएगा वो क्या आना चाहिए 3 का फैक्टोरियल आना चाहिए, 3 का फैक्टोरियल कितना 6, तो डायरेक्टली 6 लिखे, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखा। अब यहां से कैलकुलेशन आ गई, यहां से कैलकुलेशन देखा 3 से डिवाइड करो 3 3 जार, ये कितना 3 2 जार, ये 3 3 जार, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4, 3 इंटू 4 कितना 12, तो आंसर कितना आएगा 120। ठीक है, यहां पर चेक कर लेता है, सपोज मान लो कि मैंने यहां पर नंबर लिखा, ये कह रहा है 2p2, तो यहां पर कितना लिखेंगे 20c2, 20c2 को क्या लिखेंगे बताओ 20 इंटू 19 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 2, ऐसे लिख देंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कितना आएगा 10, तो आंसर कितना आना चाहिए 190, तो 190 इज द आंसर। तो बात ये करनी है जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे बस वर्ड का मतलब समझ लो,
उसके बाद में कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर दे दिया, आप आंसर दीजिएगा आपके पास जो थ्योरम थी उसी प्रकार से। मैंने कहा ऊपर 5 है और ये P है और नीचे भी 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से? 5P5 यानी क्या? नहीं, अभी जो ट्रिक्स है उसको पकड़ो, आप ध्यान से समझना। ठीक है, क्या करोगे? 5P5 यानी क्या? हाँ, क्या आना चाहिए आप दो? सृष्टि इनका कहना तो 1 आएगा। ओके, और किसी का 1 आएगा। ओके चलो, आपके पास ट्रिक्स भी बताई मैंने, फॉर्मूला भी बताया, जो मन में आए। हाँ, 1 आएगा शीतल, ठीक है 1 आएगा। बाकी लोगों ने 1 कहा तो मैं मान भी लेता था, आप लोगों को तो अभी कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकता। क्या करे, 1 आएगा यार, कैसे 1 आएगा रे, कैसे बनेगा? 1 थोड़ी आएगा। अब फॉर्मूला भी लगा दो तो भी आंसर आएगा। देखो 1 नहीं आता ना यार। हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से समझ लो। हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है 5, तो 5 को 5 टाइम डिक्रीज करना है। 5 को 5 टाइम डिक्रीज करना है। 5 को 5 टाइम डिक्रीज करने का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे आता ना यार, आएगा कि नहीं? 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 इंटू ये कितना आता है 120। इसका आंसर तो 120 था। आप फॉर्मूले में भी पुट करके देखिएगा। एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखी मैंने, कैसे लिखा था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल ऊपर कितना 5 फैक्टोरियल। देखो मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, हाँ ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ऊपर आया 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा एन माइनस आर, यानी कितना 5 माइनस 5 ब्रैकेट का फैक्टोरियल। ऐसे लिखेंगे कि नहीं? तो आप बताओ ऊपर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 120, और नीचे 5 माइनस 5 कितना है यार 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1 ही होती है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 120 आंसर आना चाहिए। तो 1 तो आंसर नहीं होगा। आप फॉर्मूला भूल जाएगा अगर एकदम से, बस ये देखना कि इसको करना क्या है, किस प्रकार से। अब दोबारा और एक एग्जांपल, तो आप बताओ कि अगर मैंने ये नंबर दे दिया 3P3, तो आंसर क्या आएगा? हाँ 6 आएगा। 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यानी 3P3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्टली 6 कह रहे हो। ठीक है, अगर मैंने लिखा 4P4, आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कितना 24। ऐसे लिखेंगे कि नहीं? ये आ गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार मुझे थ्योरम बनानी है, और मैंने ये नंबर दे दिया। अभी थ्योरम कौन सी होगी? अगर मैंने कहा कि एनपीएन, तो बताओ आंसर क्या आएगा? एन फैक्टोरियल। एनपीएन का मतलब क्या होगा एन फैक्टोरियल। इस वजह से इसका ये जो फॉर्मूला होता है ये आपके बुक में ऐसा दिया जाता है। वो लोग फॉर्मूला दे देंगे एनपीएन यानी एन फैक्टोरियल, जितना नंबर है उतना ही अरेंज है, ये इसका मतलब है। चलो यहां पर देखते हैं सर कॉम्बिनेशन में कैसे। देखो जो ट्रिक्स आपके पास है वही लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, आपका आंसर बाय डिफॉल्ट करेक्ट आएगा, लेकिन आप डायरेक्टली कुछ बनाने की कोशिश करोगे गलत आ जाएगा। दोबारा देखते हैं। मैंने कहा यार यहां पर है एन सी एन, सॉरी एन सी एन नहीं कहता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं 5C5, बताओ क्या आंसर आएगा? 5C5 क्या आंसर आएगा? आप देखिए आपके पास फॉर्मूला भी है, सब कुछ है, क्या आंसर दोगे 1? हाँ 1 आ रहा है, ठीक है। ओके, कैसे सॉल्व कर रहे थे थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन में क्या करते थे। ये 5 है कि नहीं, उसको कितनी बार डिक्रीज करना है 5 बार, 5 बार डिक्रीज करना है। तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय ये 5 जो होता है उसका पूरा फैक्टोरियल, ये नीचे वाला फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो नीचे ऐसे लिख देंगे, ये लिखा। आप बताओ ऊपर का आंसर कितना आएगा 120, और नीचे भी कितना आएगा 120, तो 120 120 तो क्या होगा कैंसिल ही होगा, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 1। तो 5C5 का मतलब होता है 1, 3C3 का मतलब कितना होगा 1 ही होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि NCN अगर आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। 1CN 1 होता है। अब कैसे 1 होता है इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मानो। 3 लोग गए कंपनी में, और कंपनी में 3 लोग इंटरव्यू के लिए दिए चले गए। अब कंपनी उनको अरेंज नहीं करती, कंपनी क्या करेगी सिलेक्शन का काम करती। कंपनी ने डिसाइड किया कि यार मुझे तीनों के तीनों को सिलेक्ट करना है। जॉब के लिए 3 लोग गए और कंपनी ने तीनों को सिलेक्ट कर दिया। कितने प्रकार से सिलेक्ट किया? एक ही हो गए। 3 लोग गए, तीनों को अंदर बुला लिया, तीनों को सिलेक्ट हो गए, आंसर कितना आएगा 1 ही। अरे एक ही तो तरीका हुआ। ठीक है, अब ऐसे मान लो 3 लोग जॉब के लिए गए, एक ही पर्सन को कंपनी सिलेक्ट करेगी, तो कितने वे होंगे 3 होंगे। ए को सिलेक्ट किया, बी को सिलेक्ट किया, सी को सिलेक्ट किया, उस समय ऐसा आंसर आएगा। जितने लोग होते हैं सभी को सिलेक्ट किया तो 1 ही आंसर होता है।
ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा उस ये वाला कंसेप्ट के ऊपर ना। अब देखो दूसरा फॉर्मूला परम्यूटेशन में, मान लो मैंने ऐसा लिखा 5p1, बताओ यार आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से? 5p1, 5p1। ध्यान से देखिएगा आप क्या करते हो, लॉजिक कैसे लगाते हो। ऊपर वाले नंबर को कितनी बार डिक्रीज करना है? 1 बार डिक्रीज करना है यार। तो ऊपर वाले नंबर को 1 बार डिक्रीज करना है तो 5 बनेगा, बाकी कुछ नहीं बन सकता। और नीचे वाला नंबर तो कुछ आएगा ही नहीं। वैसे इसमें ट्रिक्स में तो ऐसे लिखा था ना, ऊपर वाला नंबर 1 बार डिक्रीज तो 5 आएगा। तो मैंने यहाँ पर और एक नंबर दे दिया, मान लो 3p1 अगर है तो फिर आंसर क्या आएगा? फिर इसका 3 ही आएगा, आएगा कि नहीं? अगर इसका आंसर ऐसे ही बना रहे तो उस हिसाब से तो हम लोग ये भी कह सकते हैं फिर कि np1 है तो आंसर कितना आएगा? फिर n ही आएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनेगा परम्यूटेशन में। ठीक है, ओके चलो दूसरा कॉम्बिनेशन में, लिखना नहीं, हाँ बस 2 मिनट रुक जाएगा, यहां पर बना लो, इसको समझते हैं। मान लो 5c1, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कॉम्बिनेशन में आप ट्रिक्स कैसे लगा रहे हो उसको समझो। ठीक है, 5c1 क्या आंसर आएगा यार? क्या करते हैं ये पहले ध्यान से रखो, ऊपर वाले नंबर को कितनी बार डिक्रीज करते हैं? 1 टाइम। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ऊपर यार 5 और नीचे जो नंबर है उसको पूरा फैक्टोरियल, यानी किसका फैक्टोरियल? 1 का फैक्टोरियल। तो 5 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैंने ऐसा लिखा तो 3c1, व्हाट इज द 3c1? 3 ही आएगा, ये भी तो 3 आएगा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बन जाएगा? इस हिसाब से आंसर बनेगा nc1। आंसर कितना होता है? n ही होता है। nc1 n होता है, npn भी n ही होता है। ये दूसरा कंसेप्ट। हाँ, अब देखो लास्ट वाला, इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाला कंसेप्ट देखिएगा इसमें। लास्ट वाला है, मान लो 5p0 लिखा मैंने, 5p0 आप क्या बनाओगे? 5p0 को क्या कहेंगे? फॉर्मूले में पुट करते हैं, समझ, मान लो सर फॉर्मूले में पुट करते समझ नहीं आ रहा। ऊपर क्या लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखते हैं? r फैक्टोरियल, यानी कितना? 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आता? ऊपर 5 फैक्टोरियल आता, ऊपर 5 फैक्टोरियल, और नीचे आता n माइनस आर फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला ना, n माइनस आर फैक्टोरियल, फॉर्मूले से अगर जाओ तो नीचे आता 5 माइनस 0 ब्रैकेट का क्या? फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये देखो इसका आंसर 1 आएगा। तो उसी हिसाब से इसका आंसर np0 अगर दिया है तो आंसर कितना आता है? हमेशा 1 ही आता है। परम्यूटेशन में कभी भी आंसर 0 नहीं होता, ये ध्यान में रखें। क्यों नहीं होता सर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 0 आंसर क्यों नहीं होता? इसका एक रीजन देंगे। 10 लोग जॉब, 3 लोग जॉब के लिए आए, कंपनी ने इंटरव्यू लिया, कंपनी को लगा कोई मजा नहीं आ रहा इंटरव्यू में, सभी को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते? रिजेक्ट करना भी एक तरीका होता है। कभी कभार लाइफ में ऐसे टाइम आता है, लोग कहते हैं कि जो भी काम बोले उसको हाँ बोलते जाओ। ऑलवेज हाँ बोलना भी गलत है, आप ना बोलना भी एक तरीका है आंसर का। तो वो कहते हैं ना बोलना ही अच्छा होता है। आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो जो हमारे सर आते हैं, जो यहाँ पर इंटरव्यू कुछ कंडक्ट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनका एक लाइन है, वो सर भी वो हर बार बताते हैं, जब आपको आंसर पता ही नहीं है तो बेस्ट वे ना बोल दो, इसमें ही भलाई है। क्योंकि आप क्लियर तो होंगे उसके सामने कि यार सच पर्सन है, अच्छा है। अगर आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो तो फिर गड़बड़ क्या होता है? आपको वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है चापलूस आदमी है, हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है, आज नहीं तो कल तो यही आदत ये बनाएगा। एक छोटी सी शानदार कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद में कंपनी की बात करूँ, उसी कंपनी के ऊपर सुनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक, ये समझ में सेम। चलो यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या दोगे फिर? तो मैंने कहा यार अभी तो मैंने बता ही दिया आपको, वैसे बताओ फिर ये क्या आएगा आपका? अगर मैंने यही डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या? nc0, व्हाट इज द nc0? फिर इसका भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, दोनों का 1 1 ही आता है। ठीक है।